अस्सलाम वालेकुम। वेव्स के सिलसिले में हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एनर्जी इन वेव मोशन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपरों में आपके बहुत दफ़ा आया हुआ। इसमें हमने करना क्या है, हम लोगों ने वेव जब मूव करती हैं तो ऑब्वियसली उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। हमने ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फॉर अस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वेव कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है, काइनेटिक का भी पोटेंशियल का भी। इस तरह से हमारे पास आएगा टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, जो कि ऑब्वियसली पावर होता है। पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होता है। तो हम लोगों ने इंटेंसिटी तक इस पूरे आर्टिकल को देखना है। एनर्जी इन वेव मोशन मालूम करने के लिए हम एक वेव फॉर्म लेट कर रहे हैं। क्रेस्ट T1 पोजीशन पर वो अगर एक जगह मौजूद है, पोजीशन A पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो T2 के ऊपर वो पोजीशन B पर पहुंच जाता है। पोजीशन A एंड पोजीशन B। अब ये आपके पास पोजीशन अगर A है तो ये पोजीशन B शो की गई है। बहुत स्मॉल पोर्शन हमने लेट किए हैं इसके अंदर। पोजीशन A के ऊपर जब क्रेस्ट मूव कर रहा है तो उसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, इसको अगर मैं शो करूँ रेड कलर में लाइन में मैंने शो किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। इस पोर्शन को नीचे हमने इस जगह पर DL इसकी लेंथ ली है और ये ट्रायंगल सी बना ली है। पहली बात जो हमने इसमें कैलकुलेशन करनी है वो करनी है काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला वो तो होता है हाफ mv², हम सब लोग जानते हैं। अब यहाँ चूँकि हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया है वेव का, तो यहाँ जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम वो dk के हवाले से करेंगे। ये टॉप पे नज़र आ रहा है आपको, dk इज इक्वल टू हाफ dm, स्मॉल पोर्शन का मास, v स्केयर की जगह vy, क्योंकि वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग है, vy का स्केयर। y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला ये राइट साइड पे आपको नज़र आना चाहिए। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल y ओवर पार्शियल t। और शायद ये पहले बात हो चुकी है कि पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक स्मॉल वेव पोर्शन को देख रहे हैं। तो y m एज सच और साइन का डेरिवेटिव cos, ये, और आगे फिर पार्शियल के लिहाज से माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा। ये इसकी आ गई फाइनल फॉर्म। इस फाइनल फॉर्म को इक्वेशन नंबर 25 में ये यहाँ पुटअप करेंगे और यहाँ पुटअप करके इसका स्केयर, इस इक्वेशन को आपने दोनों तरफ से dt से डिवाइड करना है। तो राइट साइड पर ये dx ओवर dt, ये हमारे पास बनेगा वेलोसिटी ऑफ द वेव। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहां आ गए आप लोग जी। तो ये आगे बढ़ dx ओवर dt, ये बन जाएगा वेलोसिटी v। और इस तरह से आगे बढ़ इक्वेशन नंबर 1 यानी कि 18.26 आ जाएगी। ये चीज़ शो कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को। अब हमने जाना है पोटेंशियल एनर्जी की जानिब। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली वर्क डन होता है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम, मैं थोड़ी सी दोबारा आपको लेके आता हूँ। सेकंड डायग्राम ये वाली, ये असल में ऊपर की जो डायग्राम आपने देखी थी उसका छोटा सा जो पोर्शन है उसको यहाँ एनलार्ज कर दिया गया डायग्राम नंबर B में। DL आपके पास लेंथ है सेगमेंट की जो आपने लेट किया हुआ है, dx इसका प्रोजेक्शन है, और dy परपेंडिकुलर की जगह पे आया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए। अब वेव जब आपकी मूव करेगी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की जानिब, तो dl में से जब आप माइनस करेंगे dx को,
तो dl आपके पास ये लेंथ है इस तरह की, ठीक। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो ऑब्वियसली यहाँ आ रहा है, ये प्रोजेक्शन है dx और ये है dl। अगर dl को मैं नीचे ले आऊँ तो dl यहाँ आके कहीं ख़त्म होगी, यानी ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ये वाला, ये वो डिस्टेंस है जो वेव इन गोइंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन एट फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B टाइम t1 से t2 तक जाते हुए कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, dl और dx का डिफरेंस। यही वजह है यहाँ पर जब आप वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से, वर्क डन के हवाले से आएंगे तो ये जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है F इज इक्वल टू dl माइनस dx नज़र आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पर साइड पर, राइट साइड पे। आप ज़रा देखिए राइट साइड पर, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन के बराबर, ये वर्क डन का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट आपके पास dl माइनस dx। अब dl का मतलब, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो dl का मतलब होगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो dl है ना वो इक्वल टू होगा अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी की, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन, ये वाली। इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता लगे मैं किस इक्वेशन पे बात कर रहा हूं, दिस वन। अब इसको हमने थोड़ा सा मजीद सॉल्व करना है। dx स्क्वायर कॉमन निकालेंगे अंडर रूट के अंदर, dx स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कॉमन निकालेंगे तो अंदर dx स्क्वायर की जगह पे 1 आएगा, और dy स्क्वायर से जब ये dx स्क्वायर डिवाइड होगा ना तो ये पार्शियल की शक्ल में चला जाएगा, दिस वन, ये वाला स्टेप। इसको आपने फुल डेरिवेटिव में नहीं लिख सकते, फुल डेरिवेटिव का मतलब है फुल वेव, जबकि हमने छोटा सा पोर्शन लिया है, इसे हम पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे इसको। फिर dx मज़ीद कॉमन निकलता है तो बाहर f के साथ आ जाएगा विदाउट स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और अंदर 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बिल्कुल वही स्टेप हैं जो हम लोग FSC के ज़माने में किया करते थे। बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के बाद वो जो बाय डेफिनेशन जो डिफरेंशिएशन हम किया करते थे ना, वो ये उस किस्म का स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गई है 18.27। इस 18.27 के ऊपर मैंने लगाना है बाइनोमियल सीरीज फर्स्ट टू टर्म के ऊपर। बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला ये नीचे मेंशन है, 1 प्लस जी पावर n लिखा हो तो ये होता है 1 प्लस एन जी। तो 1 प्लस एन जी का मतलब 1 ये आ गया, n का मतलब 1/2 आ गया यहाँ पर ये, और z का मतलब यहाँ पे है पार्शियल y ओवर पार्शियल x का स्क्वायर। 1 से कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग टर्म आपके पास ये बच रही है। ये आगे बाद चेंज आ गया पोटेंशियल का। अब इसमें आपने वैल्यूज पुटअप करनी है 18.28। पहली चीज y जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको दिया था तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वेशन आएगी, लिखा है सोल्यूशन। इसको पुटअप करेंगे यहाँ पर स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर करेंगे इसका, दोनों साइड को dt से डिवाइड कर देंगे जिस तरह पहले काइनेटिक एनर्जी को किया था। ये वेलोसिटी बन गई। इसमें आ रही है F फॉर फ्रीक्वेंसी, फोर्स, टेंशन। ये आपके पास फॉर्मूला है, राइट साइड पे देखिए, ब्लैक सर्कल में लिख रहा हूँ वेलोसिटी का। वेलोसिटी अंडर रूट F ओवर म्यू। इसके अंदर आपने वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू वी के से v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, ये आ गया। दोनों को कंपेयर करें, स्क्वायर करें और f की जगह पुटअप कर दें। जैसे ही आप ये पुटअप करेंगे आपके पास du ओवर dt का आंसर ये लिखा आ गया सारा का सारा, ये राइट साइड पे लिखा हुआ ऑलरेडी। अब इस आंसर को जब आप कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी के आंसर के साथ, दोनों सेम है। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल
एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। टोटल एनर्जी ये लिखा, अब चूंकि टोटल एनर्जी दोनों एनर्जीज का सम होता है, ये आपके पास रेड सर्कल में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दोनों का सम। तो दोनों का चूंकि रेट इक्वल है तो रेट ऑफ टोटल एनर्जी दोनों के रेट के सम के इक्वल, और हम काइनेटिक एनर्जी की जगह खाली पोटेंशियल कर दें या पोटेंशियल की जगह काइनेटिक कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस वन वैल्यूज पुट अप करेंगे, इक्वेशन 30 आ जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी होता है हमारे पास पावर, तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया, हाईलाइटेड है। एवरेज पावर निकालनी है तो बीच में जो फैक्टर है कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू पुट अप करेंगे जो 1/2 होती है, तो ये एवरेज पावर आ गई 32 इक्वेशन में। और ये बता रहा है कि एवरेज पावर स्क्वायर ऑफ डिस्प्ले एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद आपने जाना है इंटेंसिटी की तरफ। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी आपके पास है पावर पर यूनिट एरिया, तो ये 33 इक्वेशन आ गई। और इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। एरिया आमतौर पे स्फेरिकल शेप में लेते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट 4πr², तो इंटेंसिटी 1/r² के साथ प्रोपोर्शनल होती है। ये हो गया, यहाँ तक एक टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ये स्टैंडिंग वेव्स का। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव्स एक होती है हमारे पास ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव जो एनर्जी शिफ्ट करती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट, शुरू में पढ़ लिया था हमने। दूसरी टाइप है स्टैंडिंग वेव जो एनर्जी शिफ्ट नहीं करती। ये वेव जिधर जनरेट होती हैं उधर ही रहती हैं, एनर्जी शिफ्टिंग का बायस नहीं बनती, लूप्स की शक्ल में बनती हैं। तो हमने इनके मुख्तलिफ मॉड्स को स्टडी करके ये साबित करना है कि ये स्टैंडिंग वेव्स मखसूस फ्रीक्वेंसीज के सेट पे बन सकती हैं, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं इस्टेब्लिश हो सकती। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टैंडिंग वेव इस्टेब्लिश हो जाए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, फर्स्ट मॉड। इसको हार्मोनिक भी कहते हैं। आगे जितनी फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, f2 2f1 होगा, f3 3f1 एंड सो ऑन। जहाँ तक स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन का ताल्लुक है तो ये है कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स travel along the same line in opposite direction and meet each other, they give rise to standing waves, or they produce standing waves at a particular set of frequencies. तो स्टैंडिंग वेव्स हमेशा पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे इस्टेब्लिश होती हैं। अब आप लोगों ने डेफिनेशन के बाद इससे पहले बता एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो एक वेव को अगर हम किसी स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस करते हैं, वो जब ट्रैवल करता है टूवर्ड्स द एंड तो वहाँ जब टकराता है डेंसर मीडियम से, तो जब वापस आती है वो तो क्रेस्ट अगर जाएगा तो ट्रफ बन के वापस आएगा, ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट बन के वापस आएगा। इस तरह से अल्टरनेटिवली क्रेस्ट ट्रफ चेंज होती हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये इस तरह से मिलती हैं कि वो जो स्टैंडिंग वेव्स हैं फॉर्म हो जाती हैं। ये स्टैंडिंग वेव्स की शेप्स आपके पास नज़र आ रही है। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड ना होने के बराबर है, ज़ीरो है, वो नोड होते हैं, और जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो एंटी नोड होते हैं। याद रखिएगा टोटल लैम्डा 2π के बराबर होता है, मैंने मेंशन किया हुआ। उसमें 2 लूप होते हैं और एक लूप का मतलब λ/2 पाई एंगल होता है, और आधे लूप का मतलब λ/4 π/2 एंगल होता है। ये 2-4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें इनके हमने मॉड, इसमें डायग्राम इस वक्त फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉड की डायग्राम बनी हुई है, और ये जनरल डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक जनरल डायग्राम बनी हुई है। इस जनरल डायग्राम में नोड और एंटी नोड शो किए गए हैं। अब आपने जो इसके बाद जो है याद रखिएगा कि नोड और एंटी नोड की जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि एंटी नोड जब बनेगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और नोड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वेव्स का जो चक्कर है वो सारा बताया गया मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर, हमें डिस्कस करने की इतनी खास ज़रूरत। अब हमारे पास इसमें जहाँ इसका मैप के पास ये 2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एक y1 है और एक y2 है, दीज वन। इसमें देख सकते हैं कि एक अगर इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में प्लस माइनस का फ़र्क है, फेस के हवाले से भी और डायरेक्शन के हवाले से भी। इन दोनों को आप ऐड अप करेंगे
तो ये आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक इनका सम आ जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, सम टू प्रोडक्ट का फार्मूला ये मेंशन किया हुआ है, मैंने साइट पर लिखा हुआ है। ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आती है, दिस वन। ठीक है, इसमें 2a स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड है, बाकी साइन की एक्स, साइन ओमेगा एक्स, जो कि आपके पास दो फंक्शन है, दोनों साइन के फंक्शन है, लेकिन एक ओमेगा के लिहाज से या टाइम का फैक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर को शो कर रहा है इसके अंदर। तो दोनों वेव्स जब मिलती हैं तो याद रखिएगा, नोड्स का मतलब जहाँ एम्पलीट्यूड ना होने के बराबर, और एंटी नोड का मतलब जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। उसके बाद जिन पॉइंट्स पे नोड बनते हैं जिनके ऊपर एंटी नोड, तो उनका ये एंगल्स की वैल्यू है, पाई λ/2 आ गया, लैम्डा 3 λ/2 एंड सो ऑन। नोड्स के पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और एंटी नोड इनके साथ साथ चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, इसमें नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग। इसमें हमने बाकायदा साबित, वो तो स्टैंडिंग वेव्स की थी ना कि एक्सप्लेनेशन। अब मोड्स होते हैं कि जी जो स्टैंडिंग वेव्स है ना, वो एक मखसूस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे बनती हैं, उसके अलावा किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनती। तो अब यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं Fn = NF1, ये आपको टॉप पे फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। F2 का मतलब 2F1, F3 का मतलब 3F1, ये हमने साबित करना है। फर्स्ट मोड की कैलकुलेशन इज ऑन योर राइट साइड। ये आप देख, लूप लिया हुआ है, एक लूप लिया हुआ है, लूप की जो लेंथ है वो L, और सिंगल लूप है तो λ/2 होगा। यहाँ से 1 का नाम दे देंगे उसको λ1, क्योंकि ये फर्स्ट मोड है। λ1 2L के बराबर, और v = F1 λ1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला λ1 की वैल्यू उसके अंदर पुटअप करेंगे और F1 का आंसर इक्वेशन 1 में निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड मोड में दो हम इसमें लूप बना देंगे, यानी 2 λ/2, लैम्डा के साथ 2 लगा देंगे सेकंड मोड के लिए। v = F2 λ2 का फॉर्मूला, λ2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और F2 का आंसर v/L। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये 2F1 आएगा। इसी तरह 3F1 साबित कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि जो लेंथ है वो n टाइम्स λ/2 के बराबर है और λn2L/n के बराबर है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला आप यहाँ से, इसी को अगर आप सो ऑन कर दें तो Fn क्या होगा, NF1। बाकी हार्मोनिक क्या होती हैं, ओवरटोन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, डेफिनेशंस हैं, याद कर लीजिएगा। ये उसकी आपके सामने डायग्राम आ गई तीनों की, फंडामेंटल मोड्स की। इसके बाद जो हमारे पास अब आर्टिकल है ना, वो है वेव इक्वेशन ही है दोबारा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। स्पीड द्वारा ये ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन में आपको पहले ही लेक्चर दे चुका हूँ, आपको मिल चुका है ये लेक्चर। डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन, या यूजिंग आप कह सकते हैं गासेस लॉ भी हो सकता है, और यूजिंग एम्पियर लॉ भी हो सकता है, फैराडे लॉ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी मैक्सवेल इक्वेशन, ये तीनों लॉज हैं, तीन लॉज हैं, जिसमें 2 गासेस लॉ की शेप्स हैं और एक फैराडे लॉ और एक एम्पियर लॉ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे कंसिस्ट करती हैं, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें 2-3 बातें जो आपने सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे। E = CB के बराबर होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या रेशो होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मज़ीद इसके अंदर हमने इसको करना है ड्राइव इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रही होगी 10, इक्वेशन नंबर 10, वेव इक्वेशन, सिंपल वेव इक्वेशन, मैकेनिकल वेव इक्वेशन। इसी की बुनियाद पर अब हमने इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के लिए निकालनी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वेव इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले हम लेंगे वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ये आपको नजर आ रही डायग्राम नंबर A, इसमें एक प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट का हमने जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, z एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है,
और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोशन है, और वेव फ्रंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ये आपको दो नज़र, अब जो नोट्स दूंगा उसमें भी आप देख लीजिएगा। वैसे डायग्राम वाज़े है, ये आपको थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ से अगर आप इसको कर लें तो ये आपके पास एक दिस वन, ये ज़रा मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये अब रेक्टेंगल्स वाज़े हो गई होंगी आपको। इन्हीं रेक्टेंगल्स को आपने स्टडी करना है। इस रेक्टेंगल जो मूव कर रही है, मूव करते हुए जब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स फासला तय करेगी, ये ऊपर मेंशन है। अब आपके पास ये पूरा एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर GHEF, इसकी साइड आपने ए के बराबर ली है। अब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लीजिए। फैराडेज लॉ जब अप्लाई करेंगे इस रेक्टेंगल के ऊपर तो सबसे पहले तो आपने मालूम करना है E.dl, आप पहले मालूम करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेक्टर लेंथ इज इक्वल टू होगा आपके पास EA लेंथ के हवाले से। अब जब आप ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे इस पूरी साइड के ऊपर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में। एक आपका ये एंड है और एक एंड ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वाई डायरेक्शन में है तो जब आप वेक्टर लेंथ के साथ का डॉट मालूम करेंगे तो एक तरफ आपकी वेक्टर लेंथ होगी अगर इन द डायरेक्शन ये, तो दूसरी तरफ ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन द डायरेक्शन है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, जो फ्रंट एंड हमें नजर आ रहा है EF। यही वजह है कि इसके साथ कॉस डॉट का जीरो लेंगे ना तो ये पॉजिटिव होगा, और जो बैक एंड है इनिशियल वो नेगेटिव में आएगा 180 एंगल की वजह से। दोनों को रीअरेंज कर लेंगे, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, ए कॉमन निकाल लिया, ये आपके पास आ गया E.L का डॉट प्रोडक्ट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया यहाँ पे कितना है, एरिया का मतलब है यहाँ ये जो लेंथ है A और जितना डिस्टेंस कवर हुआ है डेल्टा एक्स, उनका प्रोडक्ट, ये एरिया है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ गया। अब यही मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज और मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों आप इक्वेशन को 11 को इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ आप ये अप्लाई करते हैं तो फैराडे लॉ क्या कहता है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस EMF प्रोपोर्शनल टू विद नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन आ गया इसका, और ये आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो आपने E और एक मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, E और L का लिया डॉट प्रोडक्ट, एक फ्रंट एंड पर लिया जो कि EF बनता है, ये E है और ये F है। यहाँ डायरेक्शन सेम है वेक्टर लेंथ की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। बैक एंड GH डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उधर नेगेटिव साइन 180 एंगल की वजह से, इधर पॉजिटिव। तो ये चीज़ आ गई, अरेंज किया तो ये आ गया। इसके बाद आपने अप्लाई किया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन। फैराडे लॉ में इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला ये आ गया। फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू एरिया, और एरिया यहाँ पर जो है इक्वल टू लेंथ इंटू वेट के बराबर। अब बात समझ आ जाएगी। इसको जब फैराडे लॉ में पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी नेगेटिव साइन के साथ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इक्वेशन आ गई। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, ये डेल्टा एक्स क्रॉस कर देंगे E के साथ और A से A कैंसिल हो जाएगा दिस वन। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चीज़ डेरिवेटिव है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 12 आ गई। इक्वेशन नंबर 12 के बाद
अभी ऊपर आपने ई का डॉट प्रोडक्ट एल के साथ लिया, अब यही काम आप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड आपका जी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अब जो आपने वेक्टर एरिया लेना है वो नीचे की साइड पे लेना है, ये वाला, ये एरिया पकड़ना है आपने, इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है जी एक्सिस के अलॉन्ग, जी एक्सिस के अलॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर से आपके पास एरिया आएगा जी एच की डायरेक्शन और एक डायरेक्शन ये आएगी। तो ये जो बैक एंड पर आपके पास डायरेक्शन सेम है, बैक एंड का मतलब है जी एच की तरफ, और जब ई से एफ की तरफ जाएंगे तो ऑपोजिट 180 डिग्री आता है आफ्टर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो यही वजह है कि यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव है 180 एंगल की वजह से, और ये चीज़ पॉजिटिव। इसको भी इसी तरह अरेंज करेंगे, ए कॉमन निकाल लेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया, ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ये आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ओपन कर लिया इसको। अब चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एम्पेयर लॉ में इसको अप्लाई कर देंगे। एम्पेयर लॉ में जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर कांस्टेंट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा। इसको अरेंज करेंगे इक्वेशन को कैसे, उसी तरह ये ए से कैंसिल कर देंगे हम कॉमन निकालने के बाद, ये ए इधर जो ए है कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलने के बाद कैंसिल होगा। ये जो डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है इसको जाके उधर राइट साइड पे डिवाइड करेंगे, और लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, और जो लेफ्ट साइड है वो डेरिवेटिव बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। एक मैं दिखाता हूँ आपको, ये इससे इक्वेशन नंबर आ गई 14। अब एक इक्वेशन 12 आई थी और एक 14, इक्वेशन 12 और इक्वेशन 14, इन दोनों को अब हमने करना है डिफरेंशिएट। कैसे, एक बार टी के लिहाज से और एक बार एक्स के लिहाज से। सबसे पहले हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, और रिस्पेक्ट टू टी करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो जब आप ये डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आनी है वो ये और ये आ जानी है। इन दोनों इक्वेशनों की एक एक साइड सेम है, ये वाली साइड, तो बाकी दो साइडें क्या हो जाएंगी कंपेयर, और कंपेयर होके आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा इक्वेशन 15। इसमें ये जो चीज़ नज़र आ रही है इक्वेशन 15 में, ये 1/v² को शो कर रहा है, जहाँ से ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला भी आप प्रूव कर देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने इक्वेशन प्रूव कर दी। तो जनाब आज आपका ये वेव्स का जो जितना भी टॉपिक्स थे ना कंप्लीट हो गए। साउंड के लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा जल्दी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।